हो गया। चल विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के संदर्भ में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने तमाम तरीके की जानकारियां प्राप्त की थी, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में थी। और इसके बाद आप लोगों ने देखा था, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पहले हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ देखा था, वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा देखा था। वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा के साथ साथ आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो घटक आया था, क्या कहते हैं उसकी विशेषता, यानी वैद्युत बल रेखा की परिभाषा तो हम लोगों ने पढ़ा ही था। वैद्युत बल रेखा की परिभाषा के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि वैद्युत बल रेखा की विशेषताएं क्या होती हैं, आखिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे तो आपको याद होना चाहिए, बताए थे धनावेश से ऋणावेश की ओर चलता है, ये तनी हुई डोरी जैसे लचकदार होते हैं, और तमाम तरीके की इसकी विशेषताओं पर चर्चा किया था ना। कुल मिलाकर के अभी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने किन किन बिंदुओं पर विशेषता चर्चा किया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, वैद्युत बल रेखा के बाद अगर कोई टॉपिक हम लोगों ने डिटेल किया था तो वो था वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल है कि नहीं। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र पर आवेशित कण पर बल कैसे लगता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। F बराबर एक QE एक फार्मूला होता है कि नहीं। यहाँ से एक व्यंजक प्राप्त हुआ था, इसी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि हमने दो आवेश लिया था, एक Q लिया था और दूसरा Q नॉट लिया था। Q और Q नॉट के बाद विद्यार्थियों जब चर्चा कर रहे थे तो यहीं पर आप लोगों ने देखा था एक महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में, और वो क्या था इसके बारे में देख लेते हैं। वो कुछ और नहीं था विद्यार्थियों, वो सिर्फ इतना था कि बता रहे थे कि एक तरफ जैसे Q है, एक तरफ Q नॉट है, और बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बता रहे थे कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर फाइंड आउट करना है या बिंदु आवेश की अगर ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बल को ज्ञात करेंगे। और आप लोगों ने देखा था कि बल को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था कि सबसे पहले कूलाम के नियम का प्रयोग किया था। कूलाम का नियम प्रयोग किया, कूलाम के नियम को प्रयोग करने के बाद हमने F की वैल्यू फाइंड आउट किया था। F की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद विद्यार्थियों हमने फार्मूला लगाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F बाई Q नॉट, और वहीं से F का मान रख करके प्राप्त किया था। आप लोगों को याद आ रहा होगा क्योंकि पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था और बहुत डिटेल में आपसे चर्चा किया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा ये। और आज हम अगली टॉपिक पर बात करने चल रहे हैं विद्यार्थियों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और हम देख रहे हैं कि गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए जितनी टॉपिक्स पढ़ाएंगे वो सब आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। यानी कि वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से जुड़ी रहेगी, और जुड़ने के साथ साथ हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे सिलेबस की, किसी तरीके की कोई बकवास नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई की बातें, और पढ़ाई की बात के साथ साथ सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है सिर्फ उसी की बात करेंगे, ठीक है विद्यार्थी। और जो नया सिलेबस मिला है उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, जो आपका नया सिलेबस मिला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। कोई पुराने स्तर पर नहीं पढ़ रहे हैं कि जो पिछला था, पिछले वर्ष का जो सिलेबस था उसके अनुसार बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका नया सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग लगातार रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के साथ साथ जो आगे पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते हुए चलिए, ठीक है। आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, किसी तरीके की कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। जहां भी आपको समस्या है आप कमेंट करके बताइए, आप बताइए कि आपको समस्या क्या है, आप लिख करके बताइए, आप फोन करके बताइए, जो भी है ज्यादातर कोशिश करिए कमेंट करके बताइए, और आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक। जैसा कि हमने कहा कि जैसे 2-4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे तो आप लोग जैसे देखते रहेंगे वीडियोस, और आपको अगर लगेगा कि नोट्स की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हम आप लोग के लिए स्पेशल नोट्स की व्यवस्था करेंगे, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और कम से कम
5 या 6 साल का पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। देख लीजिए किस तरीके से पेपर है। केवल पेपर नहीं दूंगा, पेपर के साथ साथ आपको साल में भी मिलेगा कि किस तरीके से पेपर को साल में किया था, उसकी आपको एक आइडिया मिलनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है, एक जानकारी मिलेगी। ठीक, और बाकी लगातार हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य है सिर्फ एक कि आप अच्छा नंबर पाएं, और आपका भी यही उद्देश्य है कि आप ज्यादा नंबर पाएं। इसलिए दोनों लोग क्या करेंगे, परिश्रम करेंगे और सही दिशा परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नई टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या चर्चा करने चल रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम लोग इसी टॉपिक पर विशेषतः चर्चा करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो इस पर ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जितना भी है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए विद्यार्थियों, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि क्या होता है। दरअसल जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक कोई ये चार्ज है, एक पॉइंट है ये, और यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज है क्यू माइनस क्यू, और इधर कोई एक चार्ज है आपका, मान लेते हैं ये प्लस क्यू। क्या है विद्यार्थियों? प्लस क्यू। ठीक, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 12 है। क्यों? क्या है? 12 है। ठीक है, अब देखिए एक तरफ इधर भी ध्रुव है, उधर भी ध्रुव है, दोनों तरफ आपको ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। जब ध्रुव दिखाई देगा दोनों तरफ तो क्या हो जाएगी, अब इसको समझिए, एक ध्रुव यहाँ एक ध्रुव यहाँ मिलके क्या हो जाएगी, द्विध्रुव होगा कि नहीं होगा? आप लोग बताइए, हमको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में याद करना है ना। मान लीजिए पॉइंट पी है, क्या है ये? पॉइंट पी है, इसको समझना रहेगा और अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम होता है विद्यार्थियों, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर यानी कि दो बराबर आवेश तो होते हैं और विपरीत प्रकार के होते हैं, यानी परिमाण में दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए प्लस क्यू है और ये क्या है? माइनस क्यू। विद्यार्थियों, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, और दोनों कैसे हैं? परिमाण में समान है। प्रकृति एक की धनात्मक है, एक की ऋणात्मक है, परंतु मैग्नीट्यूड आर सेम। दोनों की जो परिमाण है वो कैसे हैं? सेम है। इस चीज को हमें क्या करना रहेगा? ध्यान देना रहेगा। तो विद्यार्थियों, अब आगे समझते हैं इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के क्या होते हैं? बिंदु आवेश होते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए विद्यार्थियों क्या है कि काफी बड़ा आपको देख रहे हैं कि ये सिस्टम पूरा बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि डिस्टेंस बहुत शॉर्टेस्ट होती है, बहुत ही अल्पतम होती है डिस्टेंस, इसकी दूरी या पूरे सिस्टम। बात क्लियर है? तो आपको बता क्या रहे हैं कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से कहाँ है? अल्प दूरी है, आप लोग चित्र में देख रहे हैं। तो करते क्या है? एक आवेश ले लीजिए, आप एक सिरे का आवेश ले लीजिए, और एक सिरे के आवेश को जैसे मान लीजिए हमने प्लस, हमने ले लिया क्यू, और दोनों सिरों के बीच की जो दूरी है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्यार्थियों, इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? P इक्वल टू क्यू एल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, अब क्या इसमें समझना है? समझ लीजिए फिर से। हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या होता है द्विध्रुव का आघूर्ण। तो विद्यार्थियों, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे किसी एक आवेश, क्या बोलेंगे? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को। किसी एक आवेश, चाहे ये आवेश ले लीजिए चाहे ये आवेश ले लीजिए,
तो एक सिरे का आवेश और दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी होती है, इसी दूरी के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है। विद्यार्थियों आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए मार्कर है, क्या है? मार्कर। इसके एक सिरे पर हमने कहा माइनस क्यू चार्ज है और इसके दूसरे सिरे पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। एक सिरे पर माइनस क्यू चार्ज, एक सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है और बीच की डिस्टेंस को आप क्या लेट कर सकते हैं? 2L लेट कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी। अब देखिए जरूरी क्या है। अब जैसे बीच की दूरी हो गई 2L, ठीक है, बीच की दूरी क्या हो गई? 2L और एक सिरे पे है माइनस क्यू, एक सिरे पर है प्लस क्यू। तो आपको क्या करना है? जैसे आपसे पूछ लिया गया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में, तो आप एक सिरे का आवेश ले लीजिए और दोनों सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन्हीं दोनों का आप क्या करा लीजिए? गुणा करा लीजिए। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको प्राप्त हो जाएगा और फार्मूला होता है 2QL। विद्यार्थियों कई बार पुस्तकों में 2QL ना लिख करके 2AL भी लिखा रहता है, तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर गलत बता दिए, ठीक है, या फिर पुस्तक में गलत लिखा है। नहीं, ये जो आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको हम 2A भी मान सकते हैं या फिर 2L भी मान सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। विद्यार्थियों इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब आप लोग आगे समझिए इसके बारे में कि और क्या जरूरी है। समझ लीजिए, पहली बात है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसमें क्या आपको जानना है कि जैसे दिशा अगर आप देख रहे हो तो ऋणात्मक से किधर की ओर है? धनात्मक की तरफ है। देखिए ये ऋणात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, तो इसकी डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, अर्थात इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से किधर है? धनात्मक आवेश की तरफ होती है। तो विद्यार्थियों अब आप समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे, आप सीधा बता दीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट पर इधर रखा है प्लस क्यू, एक इधर रखा है माइनस क्यू, और दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है विद्यार्थियों, वो कितना है? दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, या फिर 2A आप चाहें तो ले सकते हैं। और किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इन्हीं दोनों का जब गुणनफल कर देते हैं तो आ जाता है आपका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जैसा कि हमने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? एक सदिश राशि होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। आपको ये बात भी क्या रखनी है? याद रखनी रहेगी। तो विद्यार्थियों अब आपको शायद कंठस्थ पूरी तरीके से ये हो गया होगा। आपको भूलना कुछ भी नहीं, हम आपको रटाएंगे, समझाएंगे, इसी बोर्ड पर यही समझाएंगे। आप इसी ऑनलाइन क्लास में सारा सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। आपको ऑफलाइन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हुए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों आज अभी हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब इसमें हम लोग आगे की जो बात करेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बारे में देख लेते हैं, क्या बताते हैं। किस टॉपिक पर बहस करना है विद्यार्थियों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। विद्यार्थियों अगर जरा सा भी आपको याद आ रहा हो
तो हम पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो इसमें क्या करना, हमें पता लगना चाहिए कि इस पर कितना बल लग रहा है या फिर कितना बल नहीं लग रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले और क्या इसमें जरूरी फैक्टर है पहले वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक चार्ज है, एक आवेश है, ये है -Q। अब थोड़ी दूरी पर आने पर यहाँ पर एक चार्ज और है, इसको हम कह सकते हैं +Q। विद्यार्थियों, इसके संदर्भ में हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये आपका E1 है, E2 है और इधर क्या है आपका यहाँ पर कहीं E1 है। विद्यार्थियों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर जो -Q है और जो +Q है, इसका क्या मतलब है, इस -Q और +Q का मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की बात हुई है। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव, एक ध्रुव यहाँ एक ध्रुव यहाँ मिलकर क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें थे, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ E1 है, ये E2 है, तो एक डायरेक्शन तो इधर की तरफ चलेगी ऐसे और एक डायरेक्शन आपकी इधर की तरफ चलेगी, है कि नहीं विद्यार्थी। और बीच में यहाँ पर कोई एक पॉइंट मध्य बिंदु मान सकते हैं आप, इसका मान सकते हैं कि ये O है और ये डिस्टेंस कितनी मानी जाती है, L, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी L है, ये +Q है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप जानते हैं कि L और L कितना होता है विद्यार्थी, तो 2L हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगा। ठीक, हालांकि इस 2L का भी यहाँ पर कोई काम रहेगा नहीं, लेकिन आप लोग जानते रहिए, ठीक है, कि क्या आवश्यकता पड़ने वाली है क्या नहीं। अब इसमें आगे देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, ये P है, क्या है, डिस्टेंस की इसकी काम है, मान लेते हैं ये कितना है, R है। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे से हमें समझना है इसकी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय, पढ़ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आप लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसमें इसकी अक्षीय स्थिति पढ़ रहे हैं। कौन सी स्थिति पढ़ रहे हैं हम लोग, अक्षीय स्थिति। होती दो स्थितियां हैं, लेकिन अक्षीय स्थिति क्या होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो अक्षीय स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे और यही सबसे ज्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो अक्षीय स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं कि माना कि एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव कहाँ है, ये ए, मान लीजिए एक पॉइंट है, ये ए, क्या है, ये ए है, और ये पॉइंट क्या है विद्यार्थियों, बी है। इसी को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या कह रहे हैं कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी, जैसा कि आप लोग चित्र में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्या है। और साथ में क्या बता रहे हैं कि जो माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसको मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए के है। ठीक है, और फिर अगर इसमें आगे बात किया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पे दो तरीके के चार्ज हैं। आप लोग देखिए, वैद्युत द्विध्रुव पे दो तरीके के चार्ज कौन कौन से, -Q है और दूसरा कौन सा है, वो +Q है। और इन्हीं -Q और +Q के बीच की जो दूरी है पूरी विद्यार्थियों, वो कितनी है, 2L है। दूरी को आप लोग देख पा रहे हैं कितना है, 2L है। जैसा कि O से A की तरफ देखिए तो O से A की दूरी है L, O से B की दूरी है L, L मिलकर के कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। विद्यार्थियों, इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और इतना ही नहीं, O से R के, O से P की बीच की दूरी देखिए कितनी है, R है। अर्थात O से R दूरी पर चलने पर एक पॉइंट क्या मिल रहा है, P। और विद्यार्थियों, इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। विद्यार्थी जन आपको बता दें कि ये टॉपिक अपने आप में लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होती है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जैसे मार्कर है तो इसमें एक तरफ -Q एक तरफ +Q बना लीजिए। समझ लीजिए, इसको कहीं से टफ नहीं लगेगी आपको। एक तरफ -Q एक तरफ +Q और बीच की दूरी 2L है। कितनी है, 2L है। और हम क्या कह रहे हैं, इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, P मिल रहा है। और इसी बिंदु पर हमें क्या करना है विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको स्थिति पूरा समझ में आई, करना क्या है, आपको स्थिति आपके समक्ष ये रखी गई है कि ये ऐसे कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ऐसे थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट P है और इसी बिंदु P पर
क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी। तो विद्यार्थियों चलो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने में और क्या मशक्कत करनी पड़ेगी। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लेना कि माना कि द्विध्रुव के आवेशों -q और +q के कारण बिंदु P पर क्या उत्पन्न हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, और इनकी जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं विद्यार्थियों, उसको हम मान ले रहे हैं E1 है और क्या है, E2 है। क्या है, E1 है और E2 है। और आपको बता दें कि बिंदु P की आवेश Q से दूरी, जो बिंदु P की आवेश Q से जो दूरी है, यहाँ देख रहे हैं P है और यहाँ पर क्या है, ये Q है। ठीक है, हमको P से अगर Q तक की दूरी अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगी, दूरी R - L हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं चीजों को आपको समझना रहेगा, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि अर्थात P से O तक की दूरी कितना है, P से A तक की दूरी कितना है। जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे विद्यार्थियों, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए जरूरी है कि P से Q तक की दूरी जाने। जैसे आप लोग क्या करेंगे, जब आप P से Q तक की दूरी हम निकालेंगे, ठीक है, P से Q की दूरी, कहने का मतलब क्या है, P से Q की दूरी का मतलब PB की अगर दूरी फाइंड आउट करना है तो PB की जो डिस्टेंस आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखें तो R - L आ जाएगी। क्या आ जाएगी, R - क्यों, क्योंकि ये पूरा कितना है, ये पूरा है आपका R और ये कितना है L। हमें सिर्फ चाहिए इतना, अगर आपको सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए तो इतने पूरे में से आप इतने को माइनस कर दीजिए, यानी R में से L को हटा दीजिए, तो आपको क्या डिस्टेंस मिल जाएगी, आपको PB आसानी से मिल जाएगी। विद्यार्थियों ऐसे ही अगर आपको PA निकालना है, क्या निकालना है, PA, तो जब आप PA निकालोगे विद्यार्थियों तो PA ये है, ठीक है, तो यहाँ पर ये R है और ये क्या है, L है, तो दूरी क्या हो जाएगी, R + L हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ छोटी छोटी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं से आपको पूरा समझना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग विद्यार्थियों आपको करना क्या है, आप पहले पता करिए दूरी कैसे निकालनी चाहिए। सबसे पहले आप देखिए P से लेकर के B तक की दूरी क्या है, तो हो जाएगा R - L। फिर P से लेकर के A तक की दूरी कितनी है, तो R + L हो जाएगी। विद्यार्थियों इतनी बात आप समझ गए होंगे, जहां तक हमें उम्मीद है आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु है और इसी बिंदु पर अर्थात बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, PA और PB जो दूरी है इसी को ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हमने PB निकाला, तो PB हम देख रहे हैं कितना आ रही है, हमारी R - L आ रही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, PA निकाल रहे हैं, वो दूरी कितना है, R + L है। विद्यार्थी ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट घटक जिसको समझना अति आवश्यक था, लेकिन केवल इतने से बात बनने वाली नहीं। हमें क्या चाहिए वो जान लेते हैं। हमें निकालना है E1 और E2, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्यार्थियों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब ज्ञात होगी, जब E1 निकाल लें और E2 निकाल लें, और E1 और E2 के बीच का जब परिमाण निकलेगा तभी हमें पता हो पाएगा कि वास्तव में कितना इसका मान आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, E1 निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, E2 निकालेंगे। आइए E1 पहले निकाल लेते हैं, फिर E2 की तरफ चलते हैं। देखिए विद्यार्थी, जब आप E1 निकालोगे तो फार्मूला तो 1/4 पाई ε0 के Q/R - L का होल स्क्वायर। यहाँ जब आप E2 निकालोगे विद्यार्थियों तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0 के, और क्या हो जाएगा Q/। अब जहाँ R - L था वहीं पर क्या लिख देना है आपको, R+। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है E। क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, हमको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है केवल E मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब ज्ञात हो पाएगी जब हमें E1 E2 पता हो, और विद्यार्थियों E1 E2 पता होगी। अब हम करेंगे क्या, अब E प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे E1 - E2। ऐसा क्यों, इसका कारण ये है क्योंकि जो E1 है वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, वो बड़ा है E2 से, इस कारण ऐसा हो रहा है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आप लोग तो जानते ही हैं, गणित के विद्यार्थी हैं, आप सबको पता होगा
गणित हो या बायोलॉजी वाले हो, कोई भी हो, इतना तो जानकारी आप लोगों को है कि बड़े में से छोटे वाले को घटाया जाता है। तो आप क्या करिए विद्यार्थी, जब ई बड़ा है, E1 बड़ा है, तो E1 में से E2 को माइनस कर दीजिए। E1 में से जब आप E2 को माइनस कर दोगे तो आपको E प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारी हेडिंग है, इसी को हमें क्या करना है, ज्ञात भी करना रहेगा। तो विद्यार्थियों अब हम क्या करने चल रहे हैं वो देखिएगा। अब हम E1 और E2 की वैल्यू रखेंगे। अब इसी तरह का काम खत्म है विद्यार्थियों। एक बार और अभी आपको रिपीट कराएंगे, पहले देख लेते हैं पूरा इसे, उसके बाद फिर समझते हैं। एक बार और अभी रिपीट कराएंगे, आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन पहले एक बार इसे पूरा देख तो लें। अब आप क्या करिए, लिखिए E बराबर, हमारे साथ चाहे तो लिखते हुए चले। E1 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L का स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, माइनस E2 की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्या लिखेंगे, Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों अब यहीं से आपको निगाह गड़ाना है कि आखिर हो क्या रहा है। आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि E बराबर E1 माइनस E2 आया, और यहीं से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप E1 की जगह ये मान रख दिए, आप E2 की जगह ये वाला मान रख दिए। अब क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कॉमन क्या है, वाइनिस्ट क्या है इसमें। आप देखिए इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, आप Q को बाहर रख लीजिए। आप देखिए इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको भी बाहर रख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ब्रैकेट बनाइए, ये तो बाहर जा चुका है, यहाँ बचा 1, और यहाँ क्या बचा, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस और क्या बचा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई है। अब ये तो बन गया वो जो हाई स्कूल में रहता है ना, एकदम वैसे सरलीकरण वाला मेथड। देखिए आप कुछ मत करिए, इसको लिखे रहिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये दोनों मिल नहीं रहे। अगर दोनों सेम होते, एक जैसे होते, तो किसी एक को लिख लेते। जैसे यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ भी R प्लस L का होल स्क्वायर होता तो हम क्या कर लेते, एक R प्लस L का होल स्क्वायर लिख देते, और ऊपर जैसे था वैसे पड़ा रहता। परंतु यहाँ पर वैसा नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को लिखेंगे इस स्थिति में, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ये यहाँ आगे माइनस, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इसको ऐसे लिख देंगे। उम्मीद है इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब देखिए विद्यार्थियों आगे क्या करना है, इसमें आगे की क्या महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक एक वर्ड समझते हुए चलिए। इंटर की फिजिक्स आपको एकदम आसान लगने लगेगी, आपको लगेगा कि फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं, हलवा है फिजिक्स। ध्यानपूर्वक समझिए। E बराबर अब आगे फाइंड आउट करने चल रहे हैं, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो चलिए R प्लस L लगाइए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, समझ आएगा ना। और यही काम यहाँ कर देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, माइनस 2r। ठीक, अपान में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप लोग जानते हैं कि R माइनस L है, R प्लस L है, अगर तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप पढ़ते चले आए हैं कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो यही फंडा यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर,
उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। अगले स्टेप पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे ही क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसके अलावा क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसको लिखे रहेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r। अपान इसको वैसे लिख लो। यहाँ देखिए प्लस में ये माइनस में, प्लस में ये माइनस में कट गया, तो बचा क्या विद्यार्थियों, ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर 2r मिलकर हो गया 4r और अपान में क्या लिखा है विद्यार्थियों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ तक तो आपको एकदम आसान लगा। अगर इतना आसान लगा तो आगे कुछ है भी नहीं। अब आगे देखिए क्या है, जैसे ना लिख पाए हो तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। आपके लिए तो आसान हो गया है मोबाइल से पढ़ाई करना, विद्यालय जाना नहीं, घर बैठे आपको सुविधा मिल रही है। क्यों विद्यार्थी, तो आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इतना अभी तक आया नहीं, लग रहा होगा कठिन, लेकिन कठिन है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन। अब इसकी साइड ट्रिक भी बता देते हैं आपको क्या करना है। देखिए अब आप क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ठीक, और क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए वैसे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ठीक। ये 4r लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा आपको समझना रहेगा एक महत्वपूर्ण लाइन, और वो लाइन कौन सी है विद्यार्थियों, उसको देख लीजिए, या फिर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद्यार्थियों दरअसल है क्या, यहाँ पर जो L की वैल्यू है, L इज वेरी वेरी स्मॉल देन टू कंपैरिजन कैपिटल R, यानी R की तुलना में L की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है। L से एकदम सूक्ष्म है R की तुलना में। जैसे आप L कह लें एक सुई के बराबर है, और R कह लें एक पहाड़ के बराबर है, पर्वत के बराबर है। कहने का मतलब ये दूरियों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत भिन्नता है, एक बहुत बड़ा है और दूसरा बहुत छोटा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग R को लिखेंगे परंतु L को छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, L को छोड़ देंगे। यहाँ पर L को छोड़ने के पीछे वजह क्या है विद्यार्थियों, क्योंकि L बहुत छोटा है। फिजिक्स का नियम होता है जैसे R जो है बहुत बड़ा है, वेरी वेरी कैपिटल, तो L R की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में आप केवल R स्क्वायर लिखें।